हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, पुनर्जन्म जैसी कहानी सत्य है, गलत है, इस पर तमाम अपनी अपनी सोचें हैं। कोई इसको अफवाह सोचता है, इसको कोई कहानी सोचता है, या फिर कोई इसी को कुछ भी नहीं सोचता है। बेखबर रहते हैं ऐसी तमाम बातों से। दोस्तों, आज की इस कहानी को हम पुनर्जन्म जैसी कहानी को सामने लाएंगे, बताएंगे कि कहानी कितनी सत्य है या कितनी गलत, कठिन या गलत है। क्योंकि इस कहानी को मैंने भी काफ़ी डिटेल में समझा, देखा, कुछ बातें इस पर भी देखी, तो हमको लगा कि ये बात अपनी हद से भी ज़्यादा अच्छी है और अलग है, कुछ अलग बता रही है। क्योंकि अमेरिका की एक कंपनी है वर्जीनिया, जो ऐसी अफवाहों भरी कहानी पर अपनी राय, अपने कमेंट देती है और जांच भी करती है। तो आज की ऐसी कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा के शरीफपुर की। जो इटावा का एक गांव था, छोटा गांव था, जहां की जनसंख्या काफ़ी कम थी। उस गांव में एक परिवार रहा करता था, ठाकुर का। उस ठाकुर परिवार में, उस गांव में काफ़ी गरीब लोग रहा करते थे। क्योंकि उस गांव में जो लोग थे, उनके पास कुछ ऐसा साधन नहीं था कि वो अपने गांव में रहकर कुछ बड़ा और अच्छा करें। इसलिए वहाँ के लोगों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपना रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता था। ठाकुर का परिवार भी बेहद छोटा था। पति, पत्नी, सास, ससुर रहा करते थे, छोटा परिवार था। तो पति जो है वो शहर दिल्ली में कमाने खाने के लिए गया, ससुर भी जाया करता था। जो सुमित्रा थी, सुमित्रा वो घर में काफ़ी अकेली रहा करती थी। अच्छा, सुमित्रा शादी के पहले भी अपने जो मायका था वहाँ पे भी काफ़ी अकेली महसूस करती थी। क्योंकि जो सुमित्रा, जिसका पहले विवाह नहीं हुआ था, वो शरीफपुर से डिबियापुर महज 80 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ रहा करती थी। मतलब अपने माँ बाप के पास। तो वहाँ पे भी काफ़ी अकेली और अकेलापन महसूस किया करती थी। इसी के चलते सुमित्रा के पिता और माताजी का देहांत हुआ। इसके चलते सुमित्रा का जो जीवन था, जीवन की शैली, जीवन का जो पड़ाव था, उसको चाचा चाची ने किया। बड़ी हुई, शादी हुई। शादी शरीफपुर में हुआ। तो जो पति था वो कमाने के लिए बाहर गया। हमने जैसा कि अभी आपको बताया, सुमित्रा काफ़ी अकेली। सुमित्रा के कुछ दिन बाद, महज शादी के कुछ दिनों के बाद, एक पुत्र हुआ। सुमित्रा जो अकेलेपन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, अब सुमित्रा के जीवन में थोड़ा सा खुशी वाला माहौल आया। सुमित्रा अपने बच्चे के साथ हंसती, गुनगुनाती, खिलखिलाती। उसकी मानो कि जो दुख भरी और अकेलेपन की जो थोड़ी सी ज़िंदगी थी, वो थोड़ा पीछे हो गई, उसको दूर छोड़ के आई। सुमित्रा का बच्चा 5 वर्ष का हो चुका था। सुमित्रा घर के कामकाज के लिए अपने बच्चे को थोड़ा दूर करती थी, लेकिन उसको कुछ दिन बाद काम का, घर का जो काम होता है, उसके लिए कुछ पानी की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि अमूमन गांव में एक कुआं होता है, तो कुआं के पानी भरने के लिए लोग कुआं के पास जाते हैं पानी निकालने के लिए। तो सुमित्रा जो है कुएं के पास गई पानी निकालने के लिए। जो सुमित्रा थी, वो कुएं से जब पानी निकालती थी तो अपने बच्चे को कुएं के पास ही लिटा देती थी। और जैसे ही पानी भर जाया करता था, तो सुमित्रा घर के लिए एक हाथ में अपना बच्चा, एक हाथ में अपना घड़ा लेकर घर के लिए जा रही थी। लेकिन रास्ता में जो था, वो कुछ घटना होनी थी सुमित्रा के साथ, जो पहली बार होनी थी। सुमित्रा के साथ एक घटना हुई। सुमित्रा जैसे ही घर के लिए जा रही थी, घर से कुएं के बीच में
सुमित्रा ठहर गई। सुमित्रा मानो कि सुमित्रा को होश हवास कुछ भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हाथ में बच्चा है या घड़ा है, क्या है। सन्नाटा। एक हाथ सुमित्रा का ऊपर हवा की ओर, एक हाथ में बच्चा। घड़ा जो था, जो हाथ ऊपर था, घड़ा अब नीचे टूटकर बिखर चुका था। सुमित्रा की आंखें चारों ओर घूम रही थीं। सुमित्रा को मानो कुछ पता नहीं हो कि क्या हो रहा है। जोर जोर से दांतों की किड़किड़ाहट की आवाज़। गांव के लोग ये माहौल देखकर थोड़ी सी डरे कि आखिर सुमित्रा को क्या हो गया है, लेकिन सुमित्रा के पास कोई जा नहीं रहा था। मानो सब लोग डर रहे थे। महज 10 मिनट तक एक काम चला। सुमित्रा को कुछ होश हवास कुछ भी नहीं था। लेकिन 10 मिनट के बाद सुमित्रा को होश आया कि देखा कि गांव के जो लोग हैं वो हमारी साइड देख रहे हैं, डरे हुए हैं, कोई पास नहीं आ रहा है। सुमित्रा ये सब देख के डरी और घर की ओर गई। इस बात से अनजान थे सुमित्रा के सास ससुर पति। उनको कुछ भी नहीं पता था कि सुमित्रा को आज क्या हुआ है या फिर क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। सुमित्रा के जब ये हुआ, सुमित्रा को ये अचंभा टाइप का गांव के जो लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने सास ससुर को सुमित्रा के बताया कि सुमित्रा का ये हाल था। उसके कुछ दिन बाद सास ससुर ने अपनी आंखों से देखा, जब सुमित्रा रात्रि को घर में अकेली अपने कमरे में अकेली थी, तो वही फिर से हुआ सुमित्रा को महज 3 से 4 दिन बाद कि दोनों हाथ ऊपर, क्योंकि अब बच्चा जो था सुमित्रा के पास नहीं था, सुमित्रा के बेड पर लेटा हुआ था, तो सुमित्रा अभी अकेली थी। सुमित्रा के दोनों पैर ऊपर, हाथ ऊपर, और जो आंखों की गोटियां हैं वो चारों तरफ हिल डुल रही हैं। दांतों की किड़किड़ाहट। इस बात को देखकर सुमित्रा के जो सास ससुर थे वो हैरान हो गए। लेकिन सुमित्रा को 5-10 मिनट तक होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे सामने कौन है, सास ससुर कौन है। इस बात से सुमित्रा काफ़ी ज़्यादा अनजान थी। लेकिन सुमित्रा को थोड़ी देर बाद होश आया, देखा कि सामने मेरे सास ससुर हैं। तो सुमित्रा ने अपने जो घूंघट था वो सिर से ढांका, बेड से उतरी, बोली पापा मम्मी क्या देख रहे हो आप लोग, क्या हुआ, क्या बात है, क्या परेशानी है। तो सास ससुर काफ़ी घबराए हुए थे। सास ससुर ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तुमको कुछ पता है। तो सुमित्रा ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और सास ससुर ने फिर जो जगदीश था सुमित्रा का पति, उसको फ़ोन लगाया। दिल्ली में था, जो काम काज के लिए गया हुआ था। तो सुमित्रा का जो पति था वो फ़ोन लगाने के बाद घर आ गया कुछ दिन बाद। जैसे ही घर आया, कुछ दिन बाद वही हाथ ऊपर, आंखों की गोटियां चारों तरफ, दांत की कड़कड़ाहट, सुमित्रा पसीना में विभोर। और लेकिन आज कुछ अलग हुआ सुमित्रा के पति के सामने। जो अभी तक 2-3 बार हो चुका था, उससे कुछ अलग हुआ। अलग में सुमित्रा ने बोला पति से कि मैं आज से 3 दिन बाद मर जाऊंगी। आज 16 जुलाई 1950 है, तो 19 तारीख को मैं मर जाऊंगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। पति घबरा गया, सास ससुर मोहल्ले के सब घबरा गए कि क्या है ये, आखिर कौन अपनी मौत बता सकता है। सब घबरा गए। सुमित्रा ठीक हुई। सुमित्रा को जगदीश ने बताया कि अभी आप ऐसे ऐसे बोल रही थी, क्या आपको पता है। सुमित्रा पसीना पोंछते हुए अपना बोली कि मुझे ऐसा कुछ खबर नहीं, क्या तुम बोल रहे हो, मुझे कुछ याद नहीं, मैं थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करने दो, सोने दो मुझे। सुमित्रा सो गई। धीरे धीरे 19 तारीख आई। सुमित्रा काफ़ी परेशान थी, घर वाले परेशान थे कि काश वैसा ना हो जाए जैसा
कुछ दिन पहले, आज से 3 दिन पहले सुमित्रा ने बोला था। मोहल्ले के घबराए हुए थे। सुमित्रा 19 तारीख के दिन बड़ी सावधानी बरत रही थी। ना घर से बाहर निकलना, ना चूल्हा चौक करना कि चूल्हे से रोटी बनाएंगे तो आग लग जाएगी, छत पर जाएंगे तो सीढ़ी से हो सकता है गिर जाएं, बाहर जाएंगे हो सकता है अनहोनी हो जाए गाड़ी वाहन या जानवरों से। तो उसने ऐसी सारी सावधानी को अपने पास में रखा जिससे उसे दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे शाम होने लगी। सुमित्रा थोड़ी खुश हुई कि अब शायद वो पल चला गया है, मेरी कोई मौत नहीं होने वाली है। जुलाई का महीना था, गर्मी भरा मौसम था। सुमित्रा थोड़ी ठंडक के लिए घर के बाहर देहरी पर खड़ी हुई। उसी टाइम उसकी जो मित्र थी, सहेली थी, गांव की एक लड़की थी, उसको देखकर सुमित्रा थोड़ी बातचीत की। सुमित्रा की सहेली को भी पता था कि आज 19 तारीख है, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हुआ नहीं है। इस बात को लेके परिवार भी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि अब हमारी सुमित्रा को कुछ नहीं होगा। लेकिन सुमित्रा अपनी सहेली से बात करते करते, हालचाल बताते बताते कि मैं ठीक हूँ, अब मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो मैंने आज से 3 दिन पहले भविष्यवाणी की थी। लेकिन कुछ पल बीते, सुमित्रा का जो हाल, हाथ ऊपर, सुमित्रा सीधी खड़ी, लेकिन उसकी जो आंखों की गोटियां हैं वो अब हिल और डुल नहीं रही थी, न चारों तरफ घूम रही थी, न पसीना, न दांतों की किड़किड़ाहट, सिर्फ हाथ ऊपर खड़े थे। इस दृश्य को देखकर सुमित्रा की जो सहेली थी वो काफ़ी डर गई। सुमित्रा की सहेली जोर जोर से चिल्लाई। घर परिवार और मोहल्ले के इकट्ठे हुए। पति को जैसे ही पता चला कि सुमित्रा को कुछ हुआ है, चीखते चिल्लाते सुमित्रा के पास आया। लेकिन सुमित्रा अब अपना दम तोड़ चुकी थी। सुमित्रा के परिवारजनों ने गांव के जो वैद्य हुआ करते थे उनको बुलाया। वैद्य जी आए। वैद्य जी ने देखा कि सुमित्रा की जो धड़कनें हैं, जो हाथ की जो नाभि है, वो शून्य पड़ी हुई है, उसमें कुछ हलचल नहीं है। तो गांव के वैद्य ने बताया कि सुमित्रा अब मर चुकी है। गांव वाले बड़े उदास, मोहल्ले के उदास, घर परिवार के उदास। मरने की खबर सुनते ही गांव के मोहल्ले वालों ने अंतिम संस्कार का हिंदू परंपराओं के अनुसार क्रियाएं की और शमशान में जाने के लिए तैयार हुई। लेकिन सुमित्रा पतिव्रता थी। महिलाओं ने श्रृंगार करना स्टार्ट किया। हाथ में मेहंदी, मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी लगाना स्टार्ट किया, हाथों में चूड़ी पहनाना स्टार्ट किया। तो मरने के 45 मिनट बाद कुछ अलग हुआ। जो सुमित्रा थी उसकी बॉडी में कुछ हलचल हुई। दिल की जो धड़कनें थी उसमें थोड़ी हलचल हुई, बॉडी में कुछ हलचल हुई। इस बात को देखकर एक महिला जो थी वो डर गई। बड़ी चीखती चिल्लाती गांव के मर्द जो इकट्ठे हुए थे बाहर, जो अर्थी की तैयारी कर रहे थे, उनके पास आई। बोली सुमित्रा अभी जिंदा है। तो गांव के मोहल्ले वाले बोले कि क्या पागलों जैसी हरकत तुम भी करने लगी, कैसे कोई जिंदा हो सकता है। इतनी थोड़ी देर बाद एक और महिला बाहर आई और बोली सुमित्रा की दिल की धड़कनें चल रही। इस बात को सुनकर मोहल्ले वाले परेशान हो गए कि 2 लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। मोहल्ले की जो अंदर महिलाएं हैं वो झूठ नहीं बोल सकती हैं। कुछ हुआ है, पता नहीं क्या। वैद्य को बुलाया पति ने। वैद्य बोले कि सुमित्रा अब जिंदा है। उसकी जो बॉडी पार्ट हैं कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रहे हैं। इस बात को सुनकर परिवार जो जन थे काफ़ी खुश हो गए, जिसमें पति काफ़ी ज़्यादा खुश था। पति इतना सुनकर खुश हुआ, लेकिन पति जैसे ही सुमित्रा के पास गया और सुमित्रा को गले लगाया। अच्छा, सुमित्रा घबराई हुई थी कि क्या है, कौन है मेरे पास, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। दूर दूर हटाया, मैं ठीक हूँ, आप लोग कौन हैं। पति को गले लगाया। पति ने गले लगाया तो पति को दूर कर दिया कि कौन हुआ आप, मैं नहीं जानती आपको।
इतनी बात सुनकर पति जो था थोड़ा घबराया और पति ने बोला कि मैं पति हूँ, जगदीश हूँ, आपका पति। बोली मैं नहीं जानती किसी पति को, नहीं किसी जगदीश को। जगदीश ने अपने बच्चे को दिखाया, बच्चे से भी सुमित्रा अब अनजान थी, मानो सुमित्रा कुछ भी नहीं जानती हो। गांव के वैद्य को फिर बुलाया। वैद्य ने कहा हो सकता है कुछ, पता नहीं क्या, शायद दिल में कुछ, दिमाग में भारीपन या कुछ होने के चलते शायद सुमित्रा की याददाश्त अभी ठिकाने पर नहीं है, इससे कुछ दिन तक दूर रहो। सुमित्रा से परिवारजनों ने थोड़ी सी दूरियां बना ली कि इसको डिस्टर्ब ना हो और ये परेशानी में ना जाए, इसलिए परिवार लोगों ने थोड़ी सी दूरियां बना ली। महज 3 महीने बाद जब सुमित्रा की ना ही याददाश्त आई, ना ही वो पति को, ना ही परिवारजनों को पहचान रही थी, एक रोज़ उसने खत लिखा और खत लिखकर अपने पति को थमा दिया कि जाओ इसको डाक में दे आओ। पति अनपढ़ था, जगदीश अनपढ़ था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि वो चिट्ठी को बाँच सके और सही क्या है गलत क्या है, आखिर क्यों लिख रही है, इसका पता लगा सके और जड़ तक पहुँचे। ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चला, महज 20 से 25 दिन तक। सुमित्रा रोज़ की तरह इंग्लिश में खत लिखा करती थी और एक किसी को पहुंचाया करती थी, लेकिन इस बात से अनजान था जगदीश कि आखिर क्या और कहाँ जा रहा है। एक गांव में एक व्यक्ति आया, डिबियापुर से आया। अपना नाम राम सिया बता रहा था, जो पेशे से अध्यापक हुआ करते थे और जाति के पंडित थे। वो गांव में आए और बोले एक गांव के बूढ़े व्यक्ति से कि यहाँ पर कोई ऐसी महिला है जिसको थोड़ा सा अजीब हरकतें करती हो और वो अपने आप पे काबू नहीं रखती हो। गांव वालों ने कहा शायद गांव की बात है, यहाँ के लोग दूसरे गांव तक पहुँच गए हों और शायद हो सकता है ऐसी बातें वहाँ तक पहुँची हों। लेकिन हट करते हुए, ज़्यादा फोर्स करते हुए रामसिया ने को मोहल्ले वालों ने सुमित्रा के घर यानी जगदीश के घर पहुंचाया। गांव के बाहर, घर के बाहर जगदीश बैठा हुआ था। जगदीश से रामसिया ने बात की कि मैं रामसिया हूं और पेशे से अध्यापक हूं, कोई आपके घर में मुझे खत लिखता है। तो जगदीश था वो थोड़ा सा परेशान हुआ कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और आपका नाम क्या है एक बार पुनः बताएं। तो रामसिया ने अपना नाम रामसिया बताया और कहा मैं अध्यापक हूँ, मैं पंडित हूँ। इतनी बात सुमित्रा के कानों तक गई। सुमित्रा घर के आंगन में बैठी थी, अब घर के दरवाजे भागती दौड़ती, खुश चेहरे पर हंसी, चेहरे पर चमक, ये नाम सुनकर आया। सुमित्रा अपने पिताजी के पास आए और जोर से अपने गले लगाया। लेकिन सुमित्रा से अभी उसका पिता, जो जिसको रामसिया को सुमित्रा समझ रही थी कि मेरे पिताजी हैं, सिया राम अभी घबराए हुए थे। हटाया, दूर किया, पति ने भी दूर किया। और सुमित्रा ने रामसिया से बोला कि पिताजी मैं सुमित्रा हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचानते। गांव के कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते, ताका झाकी करते। और इस बात को सुनकर पति भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड, अचंभा में कि आखिर क्या बोल रही है मेरी पत्नी। लेकिन सुमित्रा जो थी अपने पति को अभी पति नहीं मानती थी और ना ही सास ससुर को अपना सास ससुर मानती थी। सुमित्रा अपने पिता से बोली कि पिताजी मैं आपकी बेटी शिवा हूँ। इस बात को सुनकर पिता भी काफ़ी डरा हुआ कि आखिर मेरी एक बच्ची का नाम था शिवा और ये लड़की कैसे जानती है। सुमित्रा ने बताया कि पिताजी आप मेरी हैंड राइटिंग नहीं जानते हो जो कि मैंने लिखा है। तो जो रामसिया थे
उनने सोचा कि हाँ, थोड़ी बहुत मैच हो रही है और क्या ये जो बोल रही है वो कितना सही है। वो चिंतित थे। राम सिया जो सुमित्रा के पिता कह सकें कि शिवा के पिता, अब थोड़े चिंतित में थे, क्योंकि किसी को कुछ बातें ठीक लगती हैं, फिट बैठती हैं, तो कुछ टेंशन में रहता है। तो अध्यापक जी काफ़ी चिंतित थे। उनने अपने साथ एक बैग लाए थे जिसमें कुछ फोटोज़ एल्बम थे। उनने कहा, अगर तुम सही कह रही हो तो बताओ इस एल्बम में कौन कौन है, किन किन को आप पहचानती हो, तभी हम विश्वास करेंगे। तो यार सुमित्रा ने धीरे धीरे करके अपनी फैमिली का नाम बताया कि ये मेरी माँ हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पति हैं और ये मेरी सास हैं, ये मेरे सास ससुर हैं, मतलब सबका नाम बताया। लेकिन एक औरत के ऊपर हाथ रख के थोड़ी चुप हुई। राम सिया ने पूछा कि आप चुप क्यों हो, इसका नाम क्यों नहीं बता रहे हो। तो सुमित्रा ने एक ऐसी बात बोली कि जो वहाँ के लोग थे थोड़े से घबराए, थोड़ी से चिंतित। राम ने सुना कि ये जो जिसकी तस्वीर पर हाथ रखी है, ये इसकी कातिल कैसे हो सकती है, कैसे बता सकती है। और जो जो बताया वो हूबहू मैच कर रही है। जो मेरी बेटी हुआ करती थी, जहाँ शादी हुई थी, वो हूबहू बातें मैच हो रही हैं। इतनी बात सुनकर वहाँ पर जगदीश परेशान था कि सुमित्रा को क्या हुआ, ये अजीब गरीब बातें क्यों कर रही है, और ये जो बातें कर रही हैं ये राम सिया को कैसे ठीक लग रही हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो गांव वालों को मजबूर किया कि हाँ, ये जो लड़की है वो शायद ठीक कह रही है। लेकिन वहाँ पे जो दूसरी तरफ, जो आज से विगत 3 महीने पहले हुआ था, ये गांव वाले मान चुके थे कि सुमित्रा की मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर से एक बार इसका जीवन दान मिला है, तो हो सकता है याददाश्त कुछ चेंजिंग हो सकता है। तो इस बात से भी डरे हुए थे। कुछ पल बिताए, यकीन हुआ सुमित्रा के सास ससुर पति को भी कि शायद याददाश्त जो है मरने के बाद अब है नहीं, शायद हो सकता है दूसरी याददाश्त इसके पास हो। और राम सिया राम की बातें सुनकर अब सुमित्रा डिबियापुर गई। डिबियापुर जाने के पहले सुमित्रा ने अपनी मौत का बखान किया कि मेरी जो ननंद थी, अच्छा जो सुमित्रा थी, अगर हम पहले की शादी की बात करें तो जो सुमित्रा थी ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी अपने ससुराल वालों की तुलना में। ननंद इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी कि मुझसे पढ़ी लिखी कौन, क्यों, कैसे, मैं क्यों नहीं, ऐसे तमाम बातें उसके दिल और दिमाग में गूंज रहे थे। तो सुमित्रा ने बताया कि मेरी ननंद ने मुझे रेलवे फांसी लगाकर मुझे रेलवे ट्रैक के बीच में मार दिया था, जिसका सब इसके पिता को सुमित्रा कह सकते हैं कि शिवा, क्योंकि मरने के पहले शिवा का जो नाम था वो शिवा था। अच्छा, जब शिवा की जो मृत्यु हुई थी तो जो राम सिया थे अध्यापक, इनको कुछ पता नहीं था कि मेरे बच्चे को कब मार डाला, मारने के बाद कब जला दिया, ऐसे इन बातों से अनजान थे। लेकिन एक रोज़ पता चला कि उसकी पत्नी बेटी जो है रेलवे ट्रेन की पटरी से कुचल के मर गई है। पिताजी ने भी यकीन कर लिया कि हो सकता है नोकझोंक के चलते हो गई है। पुलिस थाने में जांच पड़ताल टीम बैठा ली, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। अब सुमित्रा जो थी अपने पिता के साथ घर वापस हुई, लेकिन सुमित्रा अपने पति यानी ससुराल में जाने से मना किया। मतलब पहले जहाँ पे वो रहा करती थी, पति का नाम, शिवा के जो पति थे उनका नाम छेदी लाल था। और 1989 की एक कहानी है जब छेदी लाल से शिवा की विवाह हुआ। शिवा का विवाह हुआ इस बात को लेकर पुनर्जन्म के बाद जब सुमित्रा अब शिवा अपने पिता के साथ घर आई
तो शिवा की, सुमित्रा की इच्छा नहीं थी कि हम पति के और अपनी पहले की जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पे जाएं। लेकिन अब उसके दिमाग में आ रहा था करें तो करें क्या, हम अपने पिता के पास आ गए, वही माहौल जहाँ पे हम थे, जो हमारे दिमाग में बातें गूंज रही थी वही वैसा ही सब है। लेकिन अब जो शिवा ने डिस्कस किया कि अब मैं अपने पहले के पति जो जगदीश थे उनके साथ रहेंगे, और जो हमारे पहले के बच्चे हैं उनके साथ हम रहेंगे। पिता ने भी बोला कि ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है, ठीक है रहो। शिवा फिर से 18 जुलाई 1985 को जला दिया था। लेकिन जब शिवा जो मरी थी, मतलब जो शिवा मरी थी और जो सुमित्रा मरी थी, मतलब जब शिवा और सुमित्रा दोनों अलग अलग थी और ये दोनों मरी, तो जब शिवा जब मरी उसके 3 दिन बाद शिवा ने सुमित्रा के शरीर में याददाश्त यानी अपना पहले का पूर्व जन्म पैदा किया और वहीं पर अपना वास किया उसी शरीर में। तो सुमित्रा की जीवन चल रही थी, शिवा की जीवन शैली चल रही थी अच्छी। 13 साल बाद शिवा की मौत हुई। इस बात को सुनकर अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था वर्जीनिया, जो इस बात को देखा करती थी कि आखिर पुनर्जन्म क्या हो सकता है। लेकिन पुनर्जन्म की एक कहानी को सुनकर अमेरिका की वर्जीनिया कंपनी ने सही साबित किया और लास्ट में कहा कि ये कहानी सत्य है और ये ऐसी कहानी है जो शायद मैंने आज तक नहीं सुनी होगी। अगर आप लोग भी मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी प्रथा, पुनर्जन्म जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हैं आपको एक कहानी कैसी लगी और कहाँ तक ये ठीक है। क्योंकि इस कहानी में बोलते समय हमने आप लोगों को गांव और कब क्या हुआ वो घटनाएं आपको बताई हैं। आप चाहो तो कहीं भी देख सकते हो। सही कहानी मैंने जांच के बाद, देख के बाद, पढ़ने के बाद आप लोगों को सुनाई। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कहानी कितनी सही है। कहानी को सुनने के बाद पुनर्जन्म जैसी कहानियों पर आपका क्या कहना है। तो मिलते हैं कल की दूसरी वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।